हाँ पार्थ, हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारी जो विशेष क्लास है वो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स की। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस में दिए हुए क्वेश्चंस को तो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी एक्सरसाइज बच्चों को बताएं। और बोर्ड का भी ये नियम होता है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में इस तरीके के होते हैं जो सिर्फ एग्जाम्पल से उठा करके आपके पेपर में पुट कर दिए जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल का नॉलेज होना जरूरी है। और एग्जाम्पल एक ऐसा सोर्स भी है जो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज का नॉलेज देता है, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, वो इस तरीके के बनाए हुए होते हैं कि उनसे पूरी की पूरी एक्सरसाइज की जानकारी बच्चे को मिल जाए। इसलिए एग्जाम्पल को हम इग्नोर नहीं करेंगे और हमारा आज का जो टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। इसलिए पहले क्वेश्चन को हमें आपकी बुक में दे रखे ना, आज 4 या 5 एक्सरसाइज का हो जाए एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया है। पहला क्वेश्चन है 4052 में 52 का 12576 में भाग देकर के हम एच शेप याद करेंगे। हमें बांध दिया गया है कि एच शेप फाइंड करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से ही करेंगे हम, यही चाह रहा है सामने वाला। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो। आप 12576 में भाग दे दो किसके? 4052 का। क्लियर है? 4000 का इसमें भाग 4052 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो, 5 या 15 हासिल 1, 4 या 12। भाग कितनी बार गया है? बड़ा क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल में, सामने वाले ने इतना बढ़िया क्वेश्चन लिया है कि स्टूडेंट को पूरा नॉलेज हो सके। 420 इस 420 का भाग दे देंगे हम पिछली बार जो भाजक था उस भाजक में, 4052 में। 4052 में इस भाग देंगे तो भाग जाएगा 9 बार। कितनी बार? 9 दूनी 18 हासिल 1, 36 रेके 37। फिर माइनस करो, और ये कितने बचते हैं? 272। 272 का भाग दो आप 420 में। इसमें 420 में कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। शेष कितने बचते हैं? 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 148। और 148 का भाग देंगे हम किसमें? पिछली बार जो रिमाइंडर था ना, उस रिमाइंडर में जो भाग दिया था उसका, सॉरी, रिमाइंडर का भाग देंगे पिछली भाजक की संख्या में। भाग कितने बार जा रहे हैं? 1 बार, क्योंकि 148 दूनी 296 होते हैं, तो भाग कितने बार गया है? 1 बार गया। फिर देखिए शेष कितने बचते हैं? 24। 24 से को डिवाइड करेंगे हम, 24 से डिवाइड करेंगे हम 148 को। कितनी बार भाग गया? 24 पंजो 120, 24 छक्का 144। कितनी बार? 6 बार। फिर शेष कितने बचते हैं? 4, और 4 से हम डिवाइड करेंगे 24 को, तो कितने बार जा रहा है भागे? 6 टाइम। अब आपको ये नहीं देखना है, जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब की बार कोई शेषफल नहीं बचा है, इसका मतलब इसके मैसे पे क्या है? वो संख्या जो अंतिम बार जिससे हमने डिवाइड किया था, तो वो संख्या क्या है? 4, 9 की 24 नहीं 4 है। ठीक है। अब परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने को इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है थोड़ी सी। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से। विभाजन नियम से लिख दो या एल्गोरिथम नियम से। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले 12576 इक्वल टू, ये प्रथम चरण है। चरण लिखूं क्या? 1 मिनट। प्रथम चरण, पहले चरण में हमने क्या किया था? 12576 को हमने डिवाइड किया था, ठीक है ना। 12576 वापिस लेके आओ, कैसे आएंगे? 4052 से हमने डिवाइड किया था, भाग गया था 3 बार, और शेष कितने बचे थे? 420। ठीक है। दूसरी बार, दूसरा चरण क्या है? दूसरे चरण में हमने 4052 को डिवाइड किया था, किससे? 420 से। कितनी बार भाग गया था? 9 बार, और रिमाइंडर कितने बचे थे? 272। तीसरे चरण में हम क्या लिखेंगे?
बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। तीसरे चरण में हमने 420 को डिवाइड किया था, किससे? 272 से। भाग कितनी बार गया था? एक बार। और शेष कितने बचे थे? 148। क्लियर है बात यहां तक है? अब देखिए चौथा चरण क्या था। चौथी बार हमने क्या किया था? चौथे चरण में 272 को हमने डिवाइड किया था, किससे? 148 से। और शेषफल कितना आया था? भागफल कितना आया था? 1। और शेषफल कितना आया था? 24। पांचवें चरण में क्या किया? 148 को हमने डिवाइड किया था, किससे? 24 से। भाग कितनी बार गया था? 6 बार। 24 गुना 6। शेषफल कितने बचे? 4। अब छठे चरण में क्या करेंगे? छठे चरण में देखिए 24 को हमने डिवाइड किया था, किससे? 4 से। भाग कितनी बार गया था? 6। और शेषफल कितना बचा है? 0। इसका मतलब दी गई संख्या का मैश है कितना होगा? HCF कितना होगा? जिससे आपने अंतिम बार डिवाइड किया था, और वो संख्या है 4। ये हमारा आंसर है। क्लियर है क्या बात? एक एक चीज को देखते जाओगे ना, यानी भाग देना है, भाग किसका दिया है, कितनी बार गया है, प्लस शेषफल कितना बचा है। वो बीच में जो डिविडेंड दे रखा है वो डिविडेंड वापस आ जाना चाहिए, वो भाज्य संख्या वापस प्राप्त हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4052 से भाग दिया, 3 बार भाग गया और 420 शेष बचे। ये प्रथम चरण हो गया। इस तरीके से 6 चरण इस क्वेश्चन के चलेंगे। आपकी परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो या तो एग्जाम्पल में से उठाएंगे या फिर हम वेरी शॉर्ट टाइप, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल की सीरीज में हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पहली एक्सरसाइज गई है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ये उनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह डेयरियां बर्फी के बारात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? सीधे रूप में आप ये कह सकते हो कि दी गई संख्याओं का HCF फाइंड करना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? काजू की बर्फियां 420 और बादाम की बर्फियां 130। काजू की बर्फी कितनी है? क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है? ध्यान देंगे, मुंह में पानी आवा है तो गिटले हम जी फेर ले और पर शर्म को नहीं आ। हाँ, काजू की बर्फी कितनी है? काजू की बर्फी 420 और बादाम की बर्फी 130। आप 420 का और 130 का दो पैटर्न बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देंगे। एक तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से, एल्गोरिथम मेथड से अपने को इसका HCF फाइंड करना है, और एक हम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड जो है उससे हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए 420 और 130 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 420 है ना, तो 420 में भाग दे दो आप 130 का। देखिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, हो सकता है आपके ना समझ में आया हो, लेकिन इस क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, बोर्ड आपसे किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चीज का नॉलेज के बारे में जानना चाहता है, उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन वो बच्चे धोखा खा जाते हैं जिनको पैटर्न का ही पता नहीं है। तो हमें कम से कम पैटर्न का पता तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें हम। हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, साधारण सा क्वेश्चन है। तो 130 का हम 420 में भाग देंगे, नियम बाद में लिख देंगे, जो जिस तरीके से चरण जो लिखने हैं वो बाद में लिख देंगे, पहले भाग दे करके देखिए। 130 13 दूनी 26 13 तिया 39, भाग कितने बार जाएगा? 3 बार। अब शेष कितने बच गए? 12 में से हो गया 3। 30 का भाग देना है अपने को किसमें? 130 में, तो भाग कितने बार जाएगा? 4 बार। 30 चौका 120। जो शेष बचता है ना रिमाइंडर, उस रिमाइंडर से हम पिछली बार जो भाज्यक संख्या थी उसको हम डिवाइड करते हैं, ये ध्यान में रखें। जैसे 130 का हमने इसमें भाग दिया तो ये शेष बचे थे, अब की बार इस 30 का भाग देंगे पिछली बार वाले डिवाइडर में, पिछली बार वाले भाजक में।
भाग कितने बार गया? 4 बार। अब शेष कितने बच गए? 10। इस 10 से डिवाइड करेंगे हम किसको? 30 को। तो शेष कितना बच गया? 3। तो हमारा HCF क्या आ गया? 10। ये HCF है। जो लास्ट बार जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा HCF होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें? HCF बराबर, या बर्फियों की संख्या बराबर 10। एक डेयरी में कितनी बर्फियां रखेंगे हम? 10। चरण लिख लोगे आप? चरण में क्या था? नियम लिखोगे पहले तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम। तो प्रथम चरण में हमने क्या किया था? क्वेश्चन परीक्षा में श्योर है, कोई टालने वाला नहीं है इसको। 420 को हमने डिवाइड किया था किससे? 130 से किया था ना। 130 से 420 को डिवाइड किया था। गुण भागफल कितना आया था? 3। और शेषफल कितना बचा है? ध्यान दीजिएगा, शेषफल कितना बचा है? 30 बचा ना। अब दूसरे चरण में हम क्या लिखते हैं? मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, मेरा वो क्या कह रहे हैं, ढब्बको नहीं, मेरो ढब्बको नहीं थोड़ा सा। दूसरा चरण यहां लिखोगे आप, दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपने 130 को डिवाइड किया किससे? 130 को डिवाइड किया किससे? हाँ, 30 से डिवाइड किया। भागफल कितना आया था? 4। शेषफल कितना बचा था? अब तीसरे चरण में लिखिए। तीसरे चरण में क्या आया? 1 नंबर, 2 नंबर, ये तीसरा चरण है। इसमें कितने शेष बचे? 30 को डिवाइड किया हमने किससे? 10 से। भाग कितनी बार गया? 3 बार। शेषफल कितना बचा? 0। इसका मतलब हमारा जो HCF आया वो HCF कितना है? 10। लिख लोगे यहाँ पे? ये चीज मैं यहाँ लिख चुका हूं, HCF बराबर 10। क्लियर है बात? इसी क्वेश्चन को अगर प्राइम फैक्टर मेथड से हल करना पड़ जाए, HCF फाइंड करना पड़ जाए, नोट नहीं करोगे, पहले देखोगे क्वेश्चन को। प्राइम फैक्टर मेथड अगर यूज करें हम, तो आप 420 के टुकड़े करें, 420 के टुकड़े करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर मेथड आता है ना आपको। 420 का हमने भाग देंगे 2 का, तो आया 210। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 105। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे हम तो 35। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे 7। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे 1। तो क्या आएगा? 2, 2, 3, 5 और 7। यही तो मेथड है। फिर दूसरी संख्या है 130। 130 को आप प्राइम फैक्टर बनाओगे इसका, तो 2 से डिवाइड करेंगे 65। फिर 5 से 13 और फिर 13 से ये, तो 130। प्राइम फैक्टर क्या आए हैं? 2। 5 के नीचे 5 लिख लो और 13 को अलग लिख दो। अब आप लोगों को जब HCF फाइंड करना है तो दोनों रो में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 जो है वो दोनों में है, इधर 5 जो है वो दोनों में है। तो 2 × 5 = 10। ये आपका HCF आ जाएगा। ये क्या है? HCF। एक तरीका ये होता है HCF फाइंड करने का। ये प्राइम फैक्टर मेथड है। दोनों मेथड को नोट करें आप अपनी नोटबुक में कंप्लीटली अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF याद करना है। 6, 72 और 120 का क्या फाइंड करना है? LCM और HCF, दोनों चीज फाइंड करनी है अपन। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है? प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप प्रत्येक संख्या के फैक्टराइजेशन करते जाएं। 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 3। देखिए, मैं आप लोगों को मतलब जिस तरीके से चौथी और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। 72 के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने तो आते हैं ना, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3। क्लियर है क्या बात? हाँ, ये 72 हो गई क्या? 3 × 3 = 9, 2 × 18, 2 × 36, 2 × 72। अब 120 के टुकड़े करो। देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे पीछे कितने आए? 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे पीछे कितने आए? 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे पीछे कितने आए? 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे पीछे कितने आए? 5 और फिर लास्ट में 5। ये मेथड किसके समझ में नहीं आ रहा है? किसके समझ में नहीं आई ये बात मेरी? ये टुकड़े करने वाली। देखिए, 72 का टुकड़ा करके बता रहा हूं आपको। 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ये प्राइम फैक्टर मेथड है। ऐसे टुकड़े करते जाओ। मैंने ये डायरेक्टली कर दिया आप लोगों को। अब देखिए, अगर आपको
HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। तो वो फैक्टर ले लो जो दोनों में, तीनों में शामिल हुआ है। वो फैक्टर कौन सा है? ये दो तीनों में है, नहीं है क्या? इसके अलावा है? 3 है। 3 देखिए मैंने अलग लिख दिया, चलो 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरा क्या हो गया? 3। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया? 6। इसको आप यहां लिखें, ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये लो मैंने इसको अलग 3 के नीचे लिखा है। क्लियर है क्या बात? अब अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो प्रत्येक कॉलम में से एक फैक्टर लेते जाओ। इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया और इसमें से 5 ले लिया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360। तो HCF कितना आ गया? 360। या सॉरी एलसीएम 360 हो गया और HCF आपका 6 हो गया। यह है प्राइम फैक्टर मेथड। छोटा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए पूरा केयरफुली एग्जाम्पल को बार बार करोगे। हाँ भैया। नेक्स्ट दूसरी एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। x² + 7x + 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² + 7x + 10। पहले तो इसके शून्य फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं, अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को मैंने जो पैटर्न बताया, वो पैटर्न क्या था कि जब 3 संख्याएं दी हुई हों तो उन 3 संख्याओं को 4 संख्याओं में कन्वर्ट करके और आप उसको पहले गुणनखंड बना लें, शून्य फाइंड कर लें उसके। यही पैटर्न है ना। तो बीच की संख्या है हमारी 7x। 7x के ऐसे टुकड़े करिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल, इसका गुणांक 1 है और इसका ये 10 आई, तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ गया? 10। तो 7 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 10 आ जाए। शाबाश। 5 और 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + x 5 + 2 + 10। अब 5 को 2 से जोड़ेंगे तो 7 हो गए ना, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल 10 आया था, तो 10 आ गया। x² + x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 10। 2 पेयर बना लो, x² + 5x का एक जोड़ा और 2x + 10 का एक जोड़ा बन गया। दोनों में जितना कॉमन आ सकता है वो कॉमन लें। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x। तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x + 5 और इसमें 2, तो x + 5। क्लियर है? x + 5 को फिर कॉमन लेंगे। चलो मैं 0 सीधे लगा दूं। पहले कॉमन क्या लिया था? x + 2। ये 2 संख्या बन गई। इसमें x की वैल्यू कितने आ गई? -5 और इसमें x की वैल्यू कितने आ गई? -2। ये 2 हमारे x के जीरोज हैं, x के शून्यांक हैं। तो शून्य क्या हुआ? शून्यांक बराबर -5 एंड -2। क्लियर है के बाद? ये हमारे इस क्वेश्चन के शून्यांक है। सामने वाला कह रहा है कि शून्यांकों की जांच और कीजिए। अगर शून्यांक भी फाइंड करने हैं, शून्यांकों को उनकी सत्यता की भी जांच करनी है, तो क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है या 3 नंबर का। क्लियर है यहां तक बात? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। आंखें मत सड़ा भाई, देख। हाँ, इतनी भी बारें को रिकॉर्ड नहीं। हाँ, कैसे अगली बार ही आज जा। हाँ, शून्यकों की जांच करें तो आप लोगों को एक तरीका है, वो तरीका बता देता हूं मैं। शून्यकों की जांच करेंगे, शून्यकों की जांच करें तो ये सूत्र लिख लें आप। शून्यकों की जांच करने के लिए ये देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योग कितना है? -5 और -2 का योग करना है अपने को। क्या करना है? -5 को और -2 को जोड़ना है। तो देखिए, -5 प्लस माइनस टकराएंगे तो यहाँ माइनस आ गया 2,
तो ये कितने आ गए, माइनस के 7 आने चाहिए। और शून्यकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर -5 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10 हो जाएगा ना, है ना। अब देखिए ये तो है हमारे मैथमेटिक्स के नियम के अकॉर्डिंग, और अब हम कर रहे हैं अपनी दूसरी प्रश्नावली के अकॉर्डिंग। इस जब शून्यकों की जांच करनी हो तो सूत्र लगता है एक शून्यकों की जांच का, शून्यकों का योग। यह सूत्र है -x स्क्वायर, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब गुणा किससे हुई हुई है, तो -x, x का गुणा कितना है 7 है ना, उसके आगे आप माइनस लगाएं, -7। और x स्क्वायर का गुणा क्या है, इसके आगे गुणा में क्या है 1 है, तो 1। ठीक है, क्या हुआ, शून्यकों का योग कितना है, यह देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, -x का गुणांक, x का गुणांक तो 7 ही है, और x स्क्वायर का गुणांक 1 तो -7। ठीक है, 1 से हम -7 को डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, -7, और आना कितना चाहिए था, -7 के आना चाहिए था, इसका मतलब सही है ये। और शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र भी लगा सकते हो आप। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है, हाँ, एचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एचर पद कितना है 10 बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो शून्यकों का गुणनफल कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, 10 ही आया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये तो सारी बकवास है, शून्य की ही पूछता है अधिकतम, तो ये शून्य ज्ञात करने का ये तरीका आप लोग अपने दिमाग में रखें, नोट करो। हाँ, इसी एक्सरसाइज का अगला एग्जांपल है x स्क्वायर -3 के x स्क्वायर -3 के शून्य फाइंड करने हैं और शून्यकों की जांच करनी है। x स्क्वायर -3, ठीक है। तो अब की बार जो पैटर्न आपको लोगों को बताया हुआ है वो पैटर्न क्या है, जब 2 संख्याएं दी हुई हों, दोनों के बीच में माइनस का निशान हो और दोनों का स्क्वायर रूट निकलता हो, तो हाँ, उनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना चाहिए। अब x स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकलता है x, है ना, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो आप उसको अंडर रूट के रूप में लिख दो और उस ऊपर स्क्वायर कर दो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू एक बार माइनस में और एक बार प्लस वाला सूत्र बताया हुआ है ना आप लोगों को, है ना। अब क्या करें, x और b का मतलब -√3 और a का मतलब x और प्लस b का मतलब √3। ठीक है, ये इसके हो गए शून्यांक। x -√3 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर है 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x बराबर √3 और यहाँ x बराबर माइनस का √3। 2 शून्यक आ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। एक शून्यक तो ये है और दूसरा शून्यक ये है। क्लियर है यहां तक बात। फिर वही सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों का योग देखिए कितना है, शून्यकों का योग प्लस का √3 और माइनस के √3 को प्लस करना है, योग करना है, इसलिए प्लस माइनस टकराएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, माइनस रहेगा। √3 में से -√3 को कम कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक, फिर शून्यकों का गुणनफल, -√3 को प्लस √3 को और -√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितने आएंगे, -3 आया नहीं आया। √9 को √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा, जिसकी वैल्यू 3 हो गई। क्लियर बात। अब सूत्र में लगा के देख लो, शून्यकों का योग -x का गुणांक, यहां पर देखिए x का गुणांक है ही नहीं है ना, x स्क्वायर का गुणांक है और एचर पद का गुणांक है, c का गुणांक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 -0 और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये भी 0 आया है हमारे तरीके से भी, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द सम ऑफ 2 zeros इक्वल टू 0। क्लियर ना बात। अब शून्यकों का गुणनफल करें तो एचर पद कितना,
ऐतर पद यहाँ पर -3 दे रखा है और x स्क्वायर का गुणा कितना है 1 है, तो 1 से जब -3 को डिवाइड करेंगे तो -3 और आना कितना चाहिए था -3। सेम है ना, इसका मतलब 0 0 -3 ये सत्यता की जांच हुई है। क्लियर है, चलो नोट करो। तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी चीज को अगर गंभीरता से लेंगे तो समय तो उसमें लगता है। तो आज टारगेट तो ये था कि 3-4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करवा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी बैठती जा रही है, एग्जाम्पल 5-6 हैं ही। चलो हम करते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए तो इतनी चीज बहुत होती है, नए पढ़ने वालों के लिए तो चाहे कुछ भी अमृत घोल के दे देंगे तो वो भी ये कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो मेरा मूड नहीं है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आप लोगों को लगभग 150 मैंने बताए हैं, वो 150 के 150 क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट करें तो बाकी इतने क्वेश्चन बनते हैं उसमें बुक में से 15 तो एक्सरसाइज हैं। अरे 15 एक्सरसाइज में से हमने 150 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? और लगभग इतने क्वेश्चन बनते हैं। हर प्रकार से हमने क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की है। हाँ तो देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है -3 और 2 है। शून्यकों का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है और शून्यकों का गुणनफल 2 है, क्या शून्यकों का गुणनफल 2 है, गुणनफल 2 है और योग -3 है। तो द्विघात समीकरण आप लोगों को बनानी है। क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है x² - x, शून्यकों का योग है ना, याद है, शून्यकों का योग और ब्रैकेट शून्यकों प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यह सूत्र जिस बच्चे को याद है वो आराम से संख्या में पुट कर देगा, वो सूत्र में संख्या को पुट कर देगा। x² - x, शून्यकों का योग कितना है -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे x² -x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x आ गया ना, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया है तो प्लस हो गया और +2, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण बन गई और यही हमारे इसके आंसर हैं। अब सुनो मेरी बात, सभी स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा जैसे सदा बोलता हूँ वही कहना है कि अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है, आपको वास्तव में मेरी टीचिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर हमें मोटिवेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। तो आपकी इस मोटिवेशन से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और उस नई ऊर्जा के माध्यम से हम अगले वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। स्टूडेंट्स धन्यवाद।